हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। ठीक है भैया ना। तो कल अपने स्ट्रेट लाइन की क्लास हुई थी ना। हाँ, कल अपने स्ट्रेट लाइन की क्लास हुई थी, तो आज जो है वो यूट्यूब वाली क्लास है ना। ठीक है। एओडी फिफ्थ पार्ट। ओके। प्रीवियस ईयर वाली क्लास जो है अब इस वीक में जो है 6:30 पर वेनेसडे को होगी, यानी कि कल। ठीक है। और ये बैचेस जो आज से स्टार्ट हो रहे हैं 19 जनवरी को है ना। और ये जो बैच है वो कल स्टार्ट होगा, और ये जो बैच है वो 22 को स्टार्ट होगा। ठीक है ना। ओके भी। शुरू करते हैं डिस्कशन। एक्सरसाइज 3 बाइनोमियल थ्योरम। हाँ भाई। थर्ड का सेकंड है। सेकंड तो क्लास में करवाया हुआ है, ठीक है ना। रेफर क्लास नोट्स। थर्ड थर्ड में आज थोड़ी सी मेहनत लगेगी है ना। देखो, ऐसा है कि जो सेकंड का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर यूज आएगा। इफ यू वांट टू आस्क द हिंट, हिंट इज दिस। ये हिंट है। अब करना क्या है, जैसे इसके पहले वाली जो पहले पहले इसको प्रूव करते हैं ना। ठीक है। इसके पहले वाली जो टर्म है वो m+1, और यहाँ पर m आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो MCM है ना, लास्ट वाली टर्म, इसको ऐसे लिखा, बताया था। जिसकी वैल्यू 1 होती है उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के लिखना होता है। तो फिर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो है आप क्लब कर दो। तो m+1 m+2 से जो है वो बन जाएगा m+1 से m+2, NCM+1। वापस इसको इसके साथ डाल दो, फिर ये बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, लास्ट वाला n जो है वो n+1 बन जाएगा, और m+1 आ जाएगा। ये प्रूव करने के बाद इसमें जो है ये वाला पार्ट, जो इसके एक एक सेगमेंट है, मतलब आपको इसको से तोड़ के लिखना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, देखो। जैसे यहाँ से एक एक पार्ट उठाए, ये 1 2 3 जो लिखे हुए ना, इनको छोड़ो। सबसे पहले पहला वाला टर्म लिया, ठीक है ना, विच इज NCM। ठीक है, प्लस अब इसमें जो है n-1 CM, फिर n-2 CM, फिर n-3 CM, और इस प्रकार से ये चलता रहेगा। ठीक है। लास्ट टर्म आ जाएगा MCM। ठीक है। एक मिनट यार, है ना। ठीक है भैया, ओके। हाँ, तो ऐसा है। ये हो गया अपने, है ना। एक बार तो ये कर देंगे। फिर जो दूसरा वाला जो डबल डबल लिखे हुए थे, ये वाला पार्ट है ना, ये इसका एक बार जो बच रहा है उसको वापस अगली सीरीज में डाल दो। तो इसको कैसे लिख दो, n-1 CM। जो 3 बार आ रहा था ना, उसका एक बार तो ऊपर लिखा हुआ है, दूसरी बार नीचे लिख दो, ऐसे। फिर n-3 CM, और चलता रहेगा। फिर जो 3 बार आ रहा था ना, ये वाला टर्म, एक बार यहाँ आ गया, एक बार यहाँ आ गया, तो एक बार यहाँ लिख दो। समझ गए क्या बात को। ठीक है। फिर 4 वाला यहाँ आ जाएगा। तो इन सब का जो सम आएगा वो आपके ऊपर वाले पार्ट से आ जाएगा। उसमें वापस यही करना है जो हर बार अपन कर रहे थे। जो सारे आंसर्स आएंगे उन सबको वापस क्लब करना है उसी फॉर्मूले से। ठीक है, जो अपन ऊपर यूज कर रहे हैं। 4 5 6 7। प्लीज रेफर क्लास नोट्स फॉर दिस, है ना। नोट्स नहीं, सॉरी, पिछला डिस्कशन। अरे यार, ये क्या क्वेश्चन पूछते हो तुम, डीबीपी नहीं करते हो क्या तुम लोग हैं। सीधा जेई के क्वेश्चन आते तब नींद खुलती तुम्हारी कि जेई के क्वेश्चन नहीं हो रहे हमसे। ये क्वेश्चन नहीं करवाया था क्या, ऐसा एक डीपीपी में बताया था मैंने। मैंने कहा ये पावर हाईएस्ट 50 हो रही है, और कितनी चाहिए तुमको, 49 चाहिए। तो 49 क्या होता है, 49 का कोफिशिएंट अगर अल्फा है तो वो होता है नेगेटिव सम ऑफ रूट्स, मतलब -α/1 इज सम ऑफ रूट्स, ऐसा होता है, बताया था। ठीक है, डीपीपी में आया था ये। इसके सारे रूट्स का सम करना अपने को, इन सब का सम। ठीक है। तो इन सब का सम करते हैं आप जनरल टर्म लिख के। और रही बात सेवंथ की, तो सेवंथ का ऐसा है कि ये जो सिग्मा है ना, वो आपको बताया था शॉर्टकट से, कि 10 और 20 का 30, और i और m-i का m।
30 cm, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ये पीएनसी में बताया था, ये कब आएगी? 30C15 पे आएगी, आधा हो जाए जब ये, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है ये, है ना। एट का सेकंड, हाँ ये अच्छा डाउट है यार। देखो मैं जनरल टर्म लिख रहा हूँ ना, ठीक है, 2 की पावर k-1 k-2, है ना, तो 2 की पावर k-r, समझ गए बात को, देखते रहना। NC0 NC1 NC2 NCR NCK n-1 CK-1 n-2 n-r CK-r, दिखा, n फिर n-1 k-1 n-2 k-2, ये रहा पीछे, है ना जो भी लिखा है। ओके, एक ये प्लस माइनस का फंडा है ना, तो इसको कर दिया अपन ने -1 की पावर r, और कुछ बच रहा है क्या देख लेता हूं मैं। 1 2 3 1 2 3 तीन तीन टर्म आ रही थी, ठीक है, 1 2 3 और 3 टर्म आ रही है, ये सिग्मा। इसमें तुम r की वैल्यू पुट करोगे 0 से लेकर कहाँ तक पुट करवा रहे हैं, NC0 NC1 NC2 से लेकर NCK, तो ये k तक पुट करवा रहे हैं बस। अब इसको ओपन करते हैं, तो ये है भाई 2 की पावर k-r को साइड में रखो, एक -1 की पावर r को भी साइड में रखो, NCR को ओपन किया, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल, ये आएगा n-r का फैक्टोरियल, दोनों को माइनस किया n-k का फैक्टोरियल, और ये आएगा k-r, ठीक है, ये गया। सिग्मा जो है r के ऊपर है, इसमें मैंने क्या किया k फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया और k फैक्टोरियल से डिवाइड किया। ध्यान से देखना, जिसको हाईलाइट कर रहा हूं मैं, 1 2 और 3, एनसी के दिख गए क्या? ध्यान से देखना जिसको हाईलाइट कर रहा हूं, 1 2 3, KCR दिख गया क्या? 2 की पावर k-, सिग्मा है r के ऊपर, r 0 से लेकर k तक, ठीक है। तो भाई सिग्मा अगर r के ऊपर है तो ये वाला टर्म जो है ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है, ठीक है ना, मतलब काम का नहीं इन द सेंस की कांस्टेंट है ना यहाँ पर, तो एनसी के बाहर। अच्छा अंदर क्या बच रहा है, -1 की पावर r भी था, तो ये आएगा KCR -1 की पावर r और सिग्मा, है ना, 2 की पावर k-r। इसको पढ़ो थोड़ा, इस चीज को अपन पढ़े तो ये बाइनोमियल है, ठीक है। NCR a की पावर n-r, है ना, ऐसा ये, तो ये लिखा हुआ आराम से चेक कर लेना, 2 - 1 की पावर k, ये पूरा पार्ट a-b है ना, मतलब तो a2 है और b1 है, तो 1 हो जाएगा, तो आंसर एनसी क्या आ जाएगा। ये एक अच्छी मैनिपुलेशन है, ठीक है ना, आंसर एनसी की आ जाएगा फिर, और आई थिंक वही प्रूव करना है। एक मिनट, है ना, कहाँ गए, हाँ भाई, और कोई डाउट? आगे बढ़े, ठीक है भाई, और इधर कोई डाउट? 11 11 में यार वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देखो भाई ए आर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ए आर का मतलब है इसमें एक्स की पावर आर, तो वो 10 CR, ठीक है। बी आर क्या है, 20 CR। सी आर क्या है, 30 CR, यहाँ पुट कर दो। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस टर्म ओनली, एक है ना जो है B10 AR BR, ठीक है। तो B10 क्या होगा, B10 तो 20C10, AR क्या होगा 10 CR, और BR क्या होगा 20 CR,
तो भाई तुमको ये समझ में आना चाहिए कि ये दोनों जो है वो बाइनोमियल के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन है विच इज प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल। तो इसमें आपको फंडा पता होना चाहिए कि भाई एक को अपन जो है वो अगर बदल के लिख लें, जैसे इसको मैंने मान लो ऐसे लिख दिया 20 - r, ठीक है। तो इसका अगर सम करना है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20c10, ऊपर दोनों का सम वो आ जाएगा 30c r, और 20 - r 20 हो जाएगा। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ मैं? हम्म, ठीक है ना। अच्छा, इसमें ध्यान रखना ये R1 से स्टार्ट हो रहा है, मेक श्योर R1 से स्टार्ट हो रहा है, ये माइनस वगैरह कर देना यहाँ पर जो भी आ रहा है, जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा धोखा किया इन्होंने यहाँ पर, ठीक है। हम्म, 12 तो पेपर सोल्विंग में आ गया, 12 आता ही आता है भैया, ये रेशियो इसमें है, ये है वो है, ठीक है। 15 ये है कि m इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान रखना, एक बात यहीं पे लिख दो, m इंटीजर है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपांशन ऑफ दिस is this for some positive integer n, again n is integer, तो m भी इंटीजर है n भी इंटीजर है, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। तो यहां से लिखना शुरू किया, तो यहां से x स्क्वायर कितना आएगा 2c2, आगे कितना आएगा 3c2, आगे कितना आएगा 4c2, इस प्रकार से यहाँ पे कितना आएगा 49c2, ठीक है। और इधर से कितना आएगा, इधर से आएगा 50c2 इंटू एम स्क्वायर, है ना, एंड दिस इज इक्वल टू 3n+1 इंटू 51c3। ये उसी से क्लब करेंगे अपन, इसको क्या लिखने वाले हैं अपन 3c3 मिक्स किया 4c3, आगे बढ़ते गए यहां तक जो है वो इसका सम पूरा ये वाला, है ना। ये कितना आ गया अपने पास 50c3 प्लस 50c2 इंटू एम स्क्वायर इज जो भी लिखा हुआ है ना ये 3n+1 इंटू 51c3। अब आपको बस सोल्व करना है, m और n में एक रिलेशन ला के रखना है, ठीक है। तो अगर किसी ने वो रिलेशन निकाला है तो वो मेरे को बता सकता है, ठीक है, कि सर ये रिलेशन आ रहा था सोल्व करने के बाद m और n में, क्योंकि उसके बाद एक्चुअली क्या है कि हिट एंड ट्रायल वाली बात है कि m की कुछ इंटीजर वैल्यू पुट करके देखूंगा मैं, जिससे n मेरा इंटीजर आ जाए तो वो वैल्यू मैं ले लूंगा, है ना, लिस्ट। तो मैं एक बार देख लेता हूँ मेरे पास अगर रिलेशन हाँ होगा मेरे पास। हाँ, तो यहाँ से जो रिलेशन आने वाला है ना वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 15 में जो रिलेशन आएगा वो आएगा कि n इज इक्वल टू m स्क्वायर -1/51, ये आएगा। n इज इक्वल टू, ये यहाँ से जहां तक मैंने लिखा है ना इसके आगे आपको फॉर्मूला वगैरह पुट करके निकालना है, ठीक है। अब क्योंकि m भी इंटीजर है n भी इंटीजर है और लीस्ट वैल्यू किसकी है, देखो पढ़ लो क्वेश्चन कि m इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट यार स्मॉलेस्ट। तो शुरू करते हैं पॉजिटिव में, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या दिमाग में आता है, 1 ही आता है। 1 पुट किया, 1 पे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, 2 पुट किया, इस प्रकार से 3 पुट किया, 4 पुट किया। तो जब ऐसे 1 2 3 4 तुम पुट करोगे ना तो तुम्हारा n इसमें तो इंटीजर आ नहीं रहा है, पुट करते हुए अक्ल आएगी कि अच्छा अगर अपने को ये इंटीजर चाहिए पूरा, तो दिस पर्टिकुलर पार्ट शुड बी समथिंग लाइक 51 इंटू लेमडा टाइप से। कुछ समझ में आ रही बात, 51 इंटू लेमडा जैसा होना चाहिए। तो ऐसे लाइन से वैल्यू भी पुट नहीं करनी है, आप ये सोचें कि m स्क्वायर -1 जो है 51 हो जाए या फिर 102 हो जाए, समझ रहे हो बात को क्या कहना चाह रहा हूं मैं, या फिर 153 हो जाए या फिर 204 हो जाए या फिर 255 हो जाए। अच्छा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वापस इसको सोल्व करके देखना है कि m इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आई थिंक इसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, क्योंकि इधर मेरे को 256 दिख रहा है जो 16 बना देगा, ये केस सही है, बाकी सारा गलत है, ठीक है ना। यार एडवांस वाले थोड़ा दिमाग लगवाते हैं ना, ठीक है। ओके भाई, तो बस आगे बढ़ते हैं, और कोई डाउट इधर, ये तो कर लिया, बढ़िया हुआ, याद है ये क्वेश्चन। हम्म हम्म
ओके भाई, ठीक है। तो बाइनोमियल खत्म पूरा, अपने सब कुछ हो गया क्या इधर, मतलब शीट पूरी कंप्लीट हो गई? ठीक है भाई, अब अपन एओडी ले लेते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर साथ में ले लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा फिर पीएनसी प्रोबेबिलिटी और ये सब कर लेंगे, ठीक है भाई। ओके देखो, ऐसा है कि मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल प्रूव करना है या फिर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इमेजिनरी प्रूव करना है, फॉर रियल कैन आई से z इक्वल टू z बार, फॉर इमेजिनरी कैन आई से z इक्वल टू माइनस z बार। ये दो बातें याद है आपको? पक्का? ठीक है भाई, तो याद है ना, ठीक है। एग्जाम्पल 1, प्रूव दैट अल्फा इज रियल, ठीक है। अल्फा है ए प्लस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी बाय ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। हाँ भाई क्या बोलते हो, ये रियल है? अरे हेंस प्रूव्ड है भाई क्वेश्चन, ध्यान से देखो जो लिखा है उसके ऊपर थोड़ा कोर्स फरमाओ कि भाई वो क्या है, क्या लिखा है मैंने। सब लोग देख पा रहे हो कि ये अल्फा इक्वल टू अल्फा बार है, लिखा अल्फा इक्वल टू अल्फा बार रियल, ठीक है ना, पहले बता दिए यहीं पर। ओके, ठीक है भाई, ओके। तो पढ़ा जाए क्वेश्चन, अगला सवाल। हाँ, प्लीज स्टॉप, अच्छी याद दिलाई है तुमने। सिलेबस रिगार्डिंग क्या हुआ कल, ये बवंडर है ना, ठीक है। ये क्या था, है ना भाई, है ना कुछ भी नहीं है, ठीक है, सब बकवास है ना, कोई अफवाह भी नहीं है, अफवाह नहीं है भाई, फेक भी नहीं है ना। ऐसा एक वीडियो आया है, ठीक है ना, जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर जी ने जो है वो बोल दिया कि 100 की जगह 150 क्वेश्चन आएंगे। तो 100 की मतलब यार, मतलब एज ए एजुकेशन मिनिस्टर जो है, मतलब मैं तो क्या कहूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ है ना उनके रेस्पेक्ट में तो, पर यार ऐसा है यार, आप है ना उन लोगों को एड्रेस कर रहे हो जो आपके देश के जो है सबसे सबसे तेज माइंडेड लोग है ना, आप उनको हैंडल कर रहे हो। आपको ये नहीं पता है कि उस एग्जाम में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 की जगह 150 क्वेश्चन आ जाएंगे। तुम जानते हो, मैं जानता हूँ, 100 क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहे उस पेपर में, है। और आपको क्वेश्चन उसी से पूछे जाएंगे जो आपके बोर्ड का सिलेबस है। अब इसमें एक बहुत बड़ा ग्लिच है, इसमें सबसे बड़ा ग्लिच है कि भाई हर बोर्ड का सिलेबस रिड्यूस्ड होने के बाद अलग अलग है। आप सीबीएसई को स्टैंडर्ड नहीं मान सकते, आरबीएसई का सिलेबस अलग है, एमपी बोर्ड का अलग है, रेड्यूस सिलेबस अलग अलग है। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि आप रेड्यूस पेपर से वो जो है उससे आप पेपर बनाओ, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, सबका अलग अलग होता है, ये तो कोई सेंस नहीं है, ठीक है ना। और एक बात बताओ, जब आपने 30 क्वेश्चन से सॉरी 25 से 30 क्वेश्चन किए थे, तो आई थिंक मेरे को जहां तक समझ में आया, वहां तक इसका मोटिव क्या था, इसका मोटिव यही था ना कि भाई
जो बच्चे सिलेबस पूरा कवर नहीं कर पा रहे हैं, जिन्होंने जो टॉपिक कवर नहीं किए, दे आर गेटिंग मोर चॉइस, राइट? दे आर गेटिंग 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन, दे आर गेटिंग द सिलेक्शन कि आप भाई आप ये नहीं आता वो कर लो, ये नहीं आता वो कर लो। तो सिलेबस की प्रॉब्लम तुमने वहां हैंडल कर ली। तो अब सिलेबस रिड्यूस करने का क्या सेंस है? और वो भी कब? वो भी कब? 22 फरवरी को बच्चों का पेपर है और सडनली यू आर टेलिंग ऑन 19th ऑफ जैन, सॉरी 18th ऑफ जैन, है ना? यार मतलब क्या चल रहा है ये? ठीक है, ये तो नहीं चलता है, ठीक है ना? वो सब वो ऐसे ही बोला, बहुत ही कैजुअल वे में बोला, बहुत ही कैजुअल वे में बोला उन्होंने, ठीक है ना? तो वो उसका अपने को सीरियस नहीं लेना चाहिए वो, ठीक है ना? ओके, अपने को अपनी तैयारी है जैसे करती रहते, जैसे चल रहा था, ठीक है ना? वैसे चलने दो, ठीक है ना? वो मेरे हिसाब से भाई उन्होंने वो शायद किसी बच्चे ने कुछ पूछा ना ऐसा कि सर हम सिलेबस कैसे करेंगे, ऐसा कुछ टाइप से पूछा था उस बच्चे ने कि सर कैसे क्या होगा, तो उन्होंने शायद उसका मन रखने के लिए जो है वो बोल दिया हाँ ठीक है ना भाई। बाकी देखो, अगर ऐसा कोई सिलेबस रिड्यूस होता है ना, तो बवंडर आ जाता है इस दुनिया में, बवाल हो जाता है इस दुनिया में, है ना? एनटीए जो है ऑफिशियल नोटिस लेके आएगा, वो अपनी ऑफिशियल साइट पर अपलोड करेगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, है ना? उसके बाद बताया जाएगा कि ये है। और अपने पास तुमने फॉर्म भरा होगा ना, तुमने फॉर्म भरा होगा तो तुमने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा तो तुम्हारे पास वो पूरा वो इन्फॉर्मेशन बुकलेट हो गई होगा, तो बस वही होता है, एग्जाम वहीं से होता है, उसी के अकॉर्डिंग होता है, चेंज नहीं होता है वो, ठीक है? हाँ भाई, मेरा भी माथा खराब हो गया, मैंने कहा यार ये सिलेबस क्या पागल हो रहे हैं? मतलब क्या बना रखा, मजाक बना रखा है ये। सब बढ़िया है ना? थोड़ा सा मतलब यूं है कि थोड़ा सा एक एक जिंदगी में थोड़ा सा फन हो गया, एक फन फैक्टर जो है वो चल गया है ना, थोड़ा सा एक एक थोड़ा सा माहौल हल्का हो गया उससे थोड़ा सा, है ना? बाकी सब बढ़िया है, ठीक है? तैयारी जैसी चल रही है वैसे चलते रहे, है ना? बस, ठीक है, चलो भाई। मतलब तुम लोग तो क्या ही किस्मत लेके आए हो पता नहीं, है ना? तुम लोग तो पता नहीं क्या किस्मत लेके आए हो। जो तुम 13th में हो, 13th में हो, उन लोगों से बात कर रहा हूँ, 12th वालों से नहीं, 13th वालों से। तुम तो पता नहीं गजब की किस्मत लिखवा के लेके आए हो कि दुनिया में जो बातें मतलब उल्टी सीधी जितनी हो सकती है वो तुम्हारे साथ ही हुई है। इतना सस्पेंस मेंस के एग्जाम को लेकर या एडवांस के एग्जाम को लेकर कभी नहीं हुआ, किसी भी साल में नहीं हुआ। हर साल पता है, हर साल है ना, डेट भी फिक्स होती है, इसी दिन होगा मेंस, इसी विंडो में होगा मेंस, इसी इसी महीने में इस वीक में होगा एडवांस, इसी दिन रिजल्ट आएगा। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। छोड़ो चलो, है ना? जो भी है, क्वेश्चन पे करते हैं भाई अपन तो फोकस, है ना? पर इन सब सिचुएशन से अगर आप निकल गए तो बुढ़ापे में तुम स्टोरिया सुना पाओगे कि बेटा हमारे टाइम पे कोरोना आया था फिर भी जो है हम आईआईटी बॉम्बे में चले गए थे। तुम क्या तैयारी करते हो रहे हैं? तुम्हारा तो एग्जाम पहले से फिक्स है, तुमको तो पता है एग्जाम इस दिन होने वाला है। हम तो कितनी कठिन परिस्थितियों से गुजरे हैं ना, हमको तो ये भी पता नहीं था हमारा एग्जाम कब होगा, देखो फिर भी हमने आईआईटी बॉम्बे निकाल लिया। ऐसे पापा लोग स्टोरी नहीं सुनाते क्या? हम बचपन में जो है नदी पार करके स्कूल जाया करते थे, है ना? उस टाइप से तुम भी सुनाना भाई। तुम्हारे पापा सुनाते ऐसे कि हम जो है एक पहाड़ पार क्रॉस करके ऐसे स्कूल जाते थे, देखो तुमको तो घर पे टीचर पढ़ाने आ रहे हैं। हाँ शाबाश, ठीक है भाई, शुरू करते हैं फिर तो, है ना? बस, तो एक अच्छा ब्रेक हो गया 2 मिनट का, है ना? स्टार्ट करते हैं। क्या बोलते हैं? लाइट की जगह, अच्छा लाइट के बिना पढ़ते थे, हाँ लाइट के बिना पढ़ते थे, रोड लाइट के नीचे पढ़ते थे, चिमनी जला के पढ़ते थे, मोमबत्ती जला के पढ़ते थे, हैं? हाँ हाँ हाँ। सबके घर में बातें सेम ही होती है ना। तो भाई क्वेश्चन ये है कि 1 + z + z² डिवाइड बाय 1 - z + z², दिस इज रियल, ये रियल है। तो आपको प्रूव करना है कि मोड z जो है 1 आ रहा है, ठीक है भाई? चलो स्टार्ट करो। अरे हाँ भाई, हाँ हो गया बस, अब 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाते थे, ठीक है हो गया बस अब। स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, तो मैंने इसको ऐसे लिखा
कि 1 प्लस 2z बाय 1, चलो ऐसे नहीं लिखता हूँ डायरेक्ट, है ना, इतना जल्दी अटैक नहीं देता हूँ। ऐसा लिखा 1 माइनस जेड प्लस जेड, जो नीचे लिखा हुआ ऊपर बना है जैसे इंटीग्रेशन पे करते हैं, ठीक है, प्लस 2z, ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये फैक्टर एक साथ, ये फैक्टर एक साथ, ठीक है, एंड दिस इज रियल। तो 1 प्लस 2z बाय 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज रियल, ठीक है। अच्छा, इसमें भी क्या किया, z से डिवाइड कर दिया, तो ये आ रहा है 1 बाई जेड माइनस 1 प्लस जेड, दिस इज रियल। तो देखो, अगर मैंने क्या है कि थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए इस प्रकार की मैनिपुलेशन की है ना। सोचो यार, 1 तो रियल होता है, 2 रियल होता है, माइनस 1 रियल होता है, सिर्फ अगर z प्लस 1 बाई जेड रियल आ जाए तो काम हो जाएगा। सिर्फ यही चीज अटक रही है ना कि z प्लस 1 बाई जेड रियल आ जाना चाहिए, बस इसको रियल प्रूव, मतलब ये रियल होना चाहिए, है ना। अगर ये पूरा रियल है तो ये रियल होना चाहिए, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन को आगे निकाल रहे हैं, ठीक है ना। z प्लस 1 बाई जेड, z प्लस 1 बाई जेड शुड बी रियल। अगर नंबर रियल होता है तो ऐसा होना चाहिए कि z प्लस 1 बाई जेड इक्वल टू z प्लस 1 बाई जेड का कॉन्जुगेट। ओके, ठीक है, z प्लस 1 बाई जेड, इसको कॉन्जुगेट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया, ये 1 बाई जेड, इनको एक जैसा जमा के रखा, 1 बाई जेड बार माइनस 1 बाई जेड, यह आएगा z माइनस जेड बार इज z माइनस जेड बार डिवाइड बाय जेड जेड बार, ये वेक्टर गया तो ये आता है जेड जेड बार इक्वल टू 1, इसको लिखा मोड जेड का स्क्वायर इक्वल टू 1, विच बेसिकली मीन्स कि मोड जेड जो है 1। सोच लो आराम से, अगर z 1 है तो मैक्सिमम वैल्यू 2 आएगी। शांत महारथी शांत, है ना। रियल नंबर की बातें यहाँ पे अप्लाई ना करें, जो आप बोल रहे हैं मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा 2 से बड़ा होता है, अल्फा 1 हो गया तो सर 2 ही होगा। अरे भाई, रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं। तो समझ आया तुमको क्या हुआ यहाँ पर, मैनिपुलेशन समझ में आई, कॉन्जुगेट वाली, हाँ, जेड जेड बार वाली, ठीक है ना, हाँ, बढ़िया, ठीक है भाई। तो अच्छा, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है, ये मोड जेड का स्क्वायर बनता तो मोड जेड प्लस माइनस 1 आना चाहिए, नहीं, ठीक है, बढ़िया, ओके। यहाँ पे एक हेडिंग डालो यार, मैं भूल जाऊंगा उसको पढ़ाना, है ना, नोट करके लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइंगल इनइक्वलिटी। ट्राइंगल इनइक्वलिटी ये है कि z1 प्लस z2 का मोड इज ऑलवेज लेस देन मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2, इंडिविजुअल मोड से कम होता है, एंड उनके डिफरेंस से ये हमेशा ज्यादा ही रहने वाला है। ये होती है ट्राइंगल इनइक्वलिटी। बचपन में पढ़ा होगा आपने, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, and difference of two sides is always less than the third side in a triangle. This is more or less the same thing। देखो बताता हूँ, सोचो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिया, वेक्टर की तरह बता रहा हूँ, है ना, z1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिया z2, ये जो क्लोजिंग साइड है वेक्टर लॉ से अपन ने लिख दिया कि ये आएगा z1 प्लस z2। समझ गए बात को, ये बोल रहे हैं कि z1 प्लस z2 का मोड दैट इज द थर्ड साइड, एंड दैट इज इन दोनों का मोड दैट इज सम ऑफ दीज टू साइड। तो वही बात लिखी ना
कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, राइट? ओके, और डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, यानी कि ये जो मोड लगा रखा है ना, वो लेंथ आ चुकी है, वो रियल नंबर बन चुका है। तो बेसिकली जो अपन ट्राइंगल के बारे में अपने को पता होता है, ये वो ही चीज है, ठीक है? ओके, अब इसमें एग्जामिनर घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछता है कि बताओ इक्वल टू कब होगा। यहाँ पर अगर इक्वल टू आ गया तो क्या कंडीशन होगी, या इक्वल टू कब आएगा वो बताना है। बताओ भाई। इक्वलिटी साइन होल्ड्स व्हेन, हाँ भाई, तो अगर इक्वल टू आ गया तो मेरे को बताओ कि क्या सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड होता है क्या? नहीं होता है, ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। ट्राइंगल नहीं बनेगा तो क्या होगा कि जैसे एक वेक्टर ऐसा है, ट्राइंगल कब नहीं बनेगा, जैसे मान लो ये Z1 है, लीनियर कोलीनियर, यस, दूसरा भी ऐसे ही आ जाए तो फिर Z1 प्लस Z2 भी इसी के ऊपर आ जाएगा ऐसा, ठीक है? तो उसमें ये हो जाएगा कि भाई ये कोलिनियर आ जाना चाहिए कुल मिला के। तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा हूं अभी, तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की टर्म में बात करूंगा। कोलिनियर मतलब एक लाइन पर, यही बात है ना? तो Z1 और Z2 अगर एक लाइन पर है तो उसका मीनिंग मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि एक लाइन पे आ रहे हैं तो दोनों का आर्ग्यूमेंट बराबर होना चाहिए, कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 शुड बी इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, आर्ग्यूमेंट बराबर होना चाहिए बस, ठीक है ना? ये कॉम्प्लेक्स नंबर की टर्म में बात है। आप जो बोल रहे थे कोलिनियर, वो वेक्टर में आ जाएगा। ओके, अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द जनरलाइज्ड वर्जन। तो अगर ऐसे n कॉम्प्लेक्स नंबर भी दे रखे हैं आपको, तो भी आप ये इनइक्वलिटी अप्लाई कर सकते हो। और ये तो एक कॉमन, मतलब रियल नंबर में सोचो ना तो भी ये सही है, रियल नंबर भी समझ में आता होगा कि जब आप अलग अलग मोड लगा के जोड़ रहे हो तो सम फिर ज्यादा ही आने वाला है कंपेरेटिवली सबको जोड़ के मोड लगाने में। तो ये इसका जनरल वर्जन हो गया, ये भी लिख देना, ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी आता है कि इनइक्वलिटी में कुछ प्रूव करना है, सो देयर इज अ मेथड फॉर दिस, है ना? मतलब देयर इज अ फॉर्मूला, देयर इज अ कॉन्सेप्ट, यू व्हाटएवर यू से, ट्रायंगल इनइक्वलिटी यूज कर सकते हैं इनइक्वलिटी में कुछ मैनिपुलेशन करने के लिए, इनइक्वलिटीज को हैंडल करने के लिए, ठीक है? शुरू करें आगे? ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो एक मिनट रुकना ना, सबसे पहले ये सवाल करें। एक मिनट, लेट मी चेक। इतना जल्दी ये सवाल नहीं कराते भाई। इतना जल्दी नहीं भाई, पहले एक क्वेश्चन लिखो। ठीक है, देखो, प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको, Z1 बाई Z2 का मोड, मोड ऑफ Z1 बाई मोड ऑफ Z2, पहले वो अप्लाई किया। 6Z माइनस आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस 3 आयोटा Z का मोड अलग अलग है ना, इस लेस देन 1, इस 1 को उठाया उधर भेज दिया, सो 6Z माइनस आयोटा इज लेस देन 2 प्लस 3 आयोटा Z। कोई दिक्कत नहीं, मोड को उठा के उधर ले जा सकते हैं, पॉजिटिव है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में मैनिपुलेशन करने का तरीका होता है, somehow you create z square so that I can write this as z bar, ठीक है? आप कैसे भी करके z स्क्वायर लेके आओ, मैं उसको z बार लिख दूंगा और मैं मैनिपुलेशन कर लूंगा,
है ना। ये फंडा जो है बहुत काम आता है मैनिपुलेशन में। ओके, यहाँ पे तो स्क्वायरिंग है ही नहीं, मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी क्योंकि पॉजिटिव ही है वैसे भी। और फिर अपन ने लिखा इसको कि 6z माइनस आयोटा, दिस इज z, एंड देन 6z माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट इज लेस देन 2 प्लस 3 आयोटा z, और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा z का कॉन्जुगेट। ठीक है, ओके। कॉन्जुगेट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 6 तो कॉन्जुगेट कुछ होता नहीं, z का z बार, आयोटा के सामने वाला साइन बदल दो कॉन्जुगेट के लिए। बाकी ये जो है वो 3 प्लस आयोटा z, और यहाँ पर आ जाएगा 2, आयोटा के सामने वाला साइन बदलो और z को z बार करो। ठीक है भाई, स्टार्ट करो यहाँ से आगे। तो मल्टीप्लाई करने लग जाओ अब तुम, बिल्कुल सोचो मत, हर एक टर्म को हर एक से मल्टीप्लाई कर दो जैसे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन होता है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू 6 36 जेड जेड बार, ठीक है, प्लस 6 जेड आयोटा, ठीक है, माइनस 6 जेड बार आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर इज लेस देन, इधर आ जाएगा 4, ठीक है, 2 इंटू 2 4, माइनस 6 आयोटा जेड बार प्लस 6 आयोटा जेड माइनस 9 आयोटा स्क्वायर जेड जेड बार। ठीक है, तो ये तो कैंसिलेशन तुमको भी दिख गया होगा। जेड जेड बार इज मोड जेड का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, 4 प्लस 9 मोड जेड का स्क्वायर, 27 मोड जेड का स्क्वायर इज लेस देन 3, मोड जेड का स्क्वायर इज लेस देन 1/9। दिख गया क्या, फैक्टराइज कर दिया, मोड जेड प्लस 1/3, मोड जेड माइनस 1/3 एंड दिस इज लेस देन 0। तो एक्चुअली ये फैक्टर किसी काम का नहीं है, क्योंकि मोड जेड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, मोड जेड प्लस 3 ऑलवेज पॉजिटिव। तो जैसे अपन इनइक्वलिटी में करते हैं वैसे यहाँ पर भी कर दिया है ना, मोड जेड माइनस 1/3 इज लेस देन 0, सो मोड जेड इज लेस देन 1/3। समझ गए बात को, ठीक है, लेस देन 1/3 भी आ ही रहा है वैसे भी, ठीक है, 0 से बड़ा होता ही है। आगे बढ़ते नेक्स्ट, ये भी रुको, इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन, हाँ एक बार ये कर लेते हैं। हाँ भाई, ये क्वेश्चन पहले लिखो आप, ये कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा, हाँ कह दो, अलजेब्रा मैनिपुलेशन है। फाइंड z which satisfy these two equations। तो भाई पहली वाली जो इक्वेशन है उसको तो मैंने तो ऐसे लिख दिया, z माइनस 12 इंटू 3 इज 5 इंटू जेड माइनस 8 आयोटा। ठीक है, और इधर इसको लिख दिया z माइनस 4 इज इक्वल टू जेड माइनस 8। आपको दोनों को सोल्व करना है। सोल्व करने का तरीका बहुत क्लियर है, स्क्वायरिंग करो और ये वाली चीज यूज करो कि जेड स्क्वायर जो है वो जेड जेड बार होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। भाई मैं तो एक बार जो फंडा सीखा है उस पर आपको पकड़ मजबूत कर रहा हूँ, वैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सीधा बता देगा आपको, वो भी चलेगा। ठीक है, जेड जैसे दिखा, इसको जेड बार 4 का कॉन्जुगेट तो कुछ होता नहीं है ना, 4 का तो 4 ही होता है, रियल नंबर है, और यहाँ पे जेड बार माइनस 8 कर दो मल्टीप्लाई, जेड जेड बार प्लस 60 माइनस 4 जेड माइनस 4 जेड बार, जेड जेड बार
-8z बार प्लस 64, z बार गया और इधर इसको इधर लिया तो ये हो गया 4z एंड देन 4z बार इज इक्वल टू 1648। ये आ रहा है क्या तुम्हारे इधर पे कि z प्लस z बार जो है 12 है? ओके ठीक है भाई। तो अब पॉइंट ये है कि भाई अब आगे जाके अटक गए तो अब क्या करें बताओ। साइमल्टेनियस इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं तो मेरे को क्या करना चाहिए? यू सजेस्ट मी समथिंग, है ना, क्या करना चाहिए? यस 2x मतलब हाँ समझ गया मैं कि z को x प्लस आयोटा वाई पुट कर दो। जब जाके कहीं पे अटक जाओ ना तो z को x प्लस आयोटा वाई बोला और आगे बढ़ जाओ। तो z को x प्लस आयोटा वाई तो ये बोल रहा है कि x प्लस आयोटा वाई और z बार क्या है x माइनस आयोटा वाई। ये 12 है तो x की वैल्यू कितनी आ रही? 6 आ रही है। ये तो बहुत बढ़िया चीज हो गई। जो कॉम्प्लेक्स नंबर तुमको निकालना था तुमने उसको माना x प्लस आयोटा वाई, तुमको तुरंत मिल गया कि x की वैल्यू कितनी है? 6। नाउ ऑल यू आर सपोज टू फाइंड आउट इज y। कर लोगे क्या इधर? हैं 9 कर लो यार, है ना, थोड़ा सोल्व कर लो इसको। अब चाहे तुम्हारी इच्छा है, तुम z को वैल्यू पुट करके सोल्व करो या स्क्वायरिंग करो, ऐसे बना के लेके आओ, इट्स अप टू यू। कैसे तुम करते हो तुम्हारे ऊपर है ना। मैंने जैसे यहाँ पर पुट कर दिया अभी, क्योंकि अब मेरे को y निकालना है तो मैंने पुट ही कर दिया है ना। स्क्वायरिंग भी कर ही दूंगा मैं। और अगर आपने पुट नहीं किया और फिर आप कर रहे हो तो भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, आप डरो मत, है ना, मेरी वजह से आप तरीका बदले नहीं, है ना। और अब मैंने ऐसे लिखा 3, इसका मोड लिया तो यह आएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर और इधर आ जाएगा 6 का 36 हो गया और इधर आ जाएगा y माइनस 8। कुछ बात समझ में आ रही है तुमको? और अगर तुमने आगे जाके पुट किया है तो तुम्हारी इक्वेशन ऐसे आनी चाहिए जो मेरी अब आ रही है। ये बहुत ही गंदी क्वाड्रेटिक बनने वाली है जिसके रूट शायद आपको एक बार में ना दिखे। ठीक है, नहीं दिखेंगे एक बार में, मतलब ऐसी क्वाड्रेटिक बने क्या है ये। उस क्वाड्रेटिक के रूट जो आएंगे वो मैं पहले बता देता हूँ। 17 और 8 आने चाहिए, देख लो एक बार। 17 8 25, 17 इंटू 8, हाँ ये बन रहा होगा ऐसा कुछ। आपकी जो क्वाड्रेटिक बन रही वो आप चेक कर लो, है ना, 17 और 8 का। ठीक है, तो अपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दो आ गए हैं, ठीक है ना। एक तो आ रहा है 6 प्लस 8 आयोटा और एक आ रहा है 6 प्लस 17 आयोटा। ठीक है, ओके। कॉन्जुगेट से माइनस प्लस नहीं होगा क्या? फर्स्ट स्टेप। कॉन्जुगेट है ना, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफाइंड होता है, रियल नंबर का कॉन्जुगेट थोड़ी होता है। 12 का कॉन्जुगेट क्या होता है? 12 ही होता है ना, वहां थोड़ी माइनस आता है। समझो। हम्म। भाई तुमको अगर ऐसा लग रहा हो कि इस 4 के सामने साइन बदलना है तो नहीं होगा वो, है ना, नहीं हो पाएगा वो। हम्म। ओके भाई, वो माइनस आयोटा क्या भाई? कोई डाउट है क्या? कोई गलत लिखा है क्या मैंने कुछ? है क्यों, क्या हो गया? अच्छा सब सही है ना, ठीक है। ओके भाई आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, तो अब अपन जो है वो इस क्वेश्चन पे आते हैं। पढ़ो भाई इसको एक बार, इस क्वेश्चन को लिखो।
हाँ भाई, तो ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू जैसे ही आई तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ अब इनइक्वलिटी की बारी है ना। और इनइक्वलिटी में अपन ने एक चीज पढ़ी है, ट्रायंगल इनइक्वलिटी। तो मैंने क्या किया कि वो नहीं हो पाएगा, बहुत गंदा आंसर है इसका, ठीक है। वो लाइक क्वेश्चन होना भी चाहिए भी। z-4/z, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है मैंने इसके ऊपर ट्रायंगल इनइक्वलिटी लगाई। कैसे? वो होता है इनके इंडिविजुअल मोड से हमेशा कम। समझ गए बात को? और इनके इंडिविजुअल मोड के डिफरेंस से हमेशा ज्यादा। आप आराम से पन्ने पलट के देख लो, ये होती है ट्रायंगल इनइक्वलिटी। समझ गए बात को? ठीक है। अच्छा, मोड जेड के बारे में क्या विचार है आपका? ये एक रियल नंबर होता है या कॉम्प्लेक्स नंबर होता है? क्या बोलते हो? रियल ही होता है। तो मैंने ऐसा लिख दिया साइड में कि भाई मोड जेड जो है, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक रियल नंबर होता है जिसको मैंने अल्फा बोल दिया, ताकि मेरे को थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर की फील कम आया है ना। तो इधर लिखा अल्फा, -4 का तो 4 ही हो गया, मोड नीचे आ गया, अल्फा हो गया। अच्छा, इसकी वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस पर्टिकुलर पार्ट इज 2। तो आई थिंक अब आपके क्वेश्चन हाथ में है। अब तो ये क्वेश्चन ऐसा लिखा है, कर लोगे? हैं? ऑल रियल? कौन से वाले पार्ट पे रियल बता रहा हूँ? इस वाले पर? ये अब नॉर्मल अलजेब्रा में आ गए अपन कुल मिला के, है ना? ओके, इस पे आप बता रहे हो ना? हाँ ठीक है भाई। देखो, दो तीन तरीके हैं। एक तो भाई ज्यादा मैं आपको परेशान नहीं करूँ तो मैं ये बोलूंगा कि आप सीधा क्वाड्रेटिक बना लो, यू विल गेट एन आइडिया, है ना। यहाँ से आप दो पार्ट ब्रेक कर लो। α-4/α का मोड इज लेस देन 2, एंड यहाँ पे आ जाएगा α+4/α इज ग्रेटर देन 2। सोल्व कर लिया डबल डबल ना, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव ही है। तो अल्फा स्क्वायर मैंने मल्टीप्लाई किया और इधर उधर लिखा, अल्फा को उधर कर दिया, सब कर दिया मैंने ना जो करना था वो। और मेरे को दिख गया कि हाँ भाई इसका तो डी नेगेटिव है, इसका डी नेगेटिव है, तो यहाँ से आंसर आएगा अल्फा बिलोंग्स टू आर। ये तो कोई सोल्व करने वाली बात है। आप एमजीएम भी ट्राई कर सकते थे, एमजीएम से भी दिखता है कि हाँ ये हमेशा जो है वो उससे बड़ा है, ठीक है ना। आप ऐसे ही बता सकते हो कि α+4/α, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है, डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन √4। तो यहाँ समझ आएगा कि α+4/α तो हमेशा हमेशा 4 से बड़ा होता है। तो ये 4 से बड़ा है तो 2 से बड़ा तो हमेशा ही होगा। समझ गए बात को? ठीक है, खत्म बात। इधर से तो कोई आंसर आया नहीं। अब इधर से क्या करना? आई थिंक इधर से आप समझदार हो, इधर से थोड़ी मेहनत लगेगी। सबसे पहले इसको -2 से 2 लिखा जाएगा, मोड वाला चीज याद है? हम्म, बस। तो यहाँ से अपन जो है वो दो अलग अलग बना लें और बस, ठीक है ना। ओके भाई, मतलब यहाँ से अब मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो जो इनइक्वलिटी थोड़ी सी गंदी बनेगी ना, इसलिए। आगे बढ़ा जाए। ठीक है। अब आप जो है एक बार इस क्वेश्चन पे आओ। हाँ, वो -√5 वाले कुछ आ रहे हैं, सही बात बोल रहे हो बिल्कुल। इस क्वेश्चन को लिखो, ये काफी बढ़िया सवाल है, इसमें बहुत सारी बातें आपको सिखाता हूँ। ये बीच में प्लस नहीं यहाँ पर है ना, ये सारे बराबर इक्वल टू है ना, सारे इक्वल टू। लिख लिया क्वेश्चन क्या? देखो ऐसा है,
इस क्वेश्चन में एक्चुअली बहुत सारी बातें सीखनी है ना, बहुत सारी, एक एक मैनिपुलेशन जो है आपको सीखनी है कि भाई पहली चीज तो ये, जब जब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका मोड दे दिया जाए कि मोड 1 है, आप है ना हमेशा हमेशा पोलर फॉर्म ही यूज करें, विच इज आर इंटू सिस थीटा टाइप से। समझ रहे हो बात को? जब आपको मोड 1 दे रखा है, आप सिस थीटा ही लिख दो सीधा, क्योंकि आर की वैल्यू तो कितनी होगी, 1 होगी। नाउ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट इज द आर्ग्यूमेंट। मोड 1 की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मोड भी दे रखा है ना तो भी आप कोशिश करो पोलर फॉर्म यूज करने की, और 1 दे रखा तो सिस थीटा ही चलेगा, या ई की पर आयोटा थीटा, बोथ आर सेम। ठीक है, ओके। तो अपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको मैंने कैसे माना कि जो पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है ना Z1, उसको लिख दिया कि वो है सिस ऑफ थीटा 1। जो दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको लिख दिया मैंने सिस ऑफ थीटा 2। जो तीसरा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको लिख दिया सिस ऑफ थीटा 3 एंड सो ऑन। और Zn जो है वो लिख दिया सिस ऑफ थीटा n, क्योंकि मोड सबके 1 है, आर तो वैल्यू 1 ही हो गई। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? अब z को अगर डिफाइन किया जाए तो ये लिखा हुआ है सिग्मा इन सबका है ना, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो भाई चलो एक बार ऐसे लिख के बता देता हूँ, ये है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 से लेकर Zn। और ये लिखा हुआ है 1/Z1 1/Z2 एंड 1/Zn। ठीक है, मैं चलो ये नहीं लिखता ना तो भी समझ में आता है आपकी, मतलब ये सीधा ही हो रहा था, क्योंकि देखो मैं, हाँ जेड बार है, सही बात है भाई। अगर किसी का मोड 1 है तो ऐसे लिखा, इसको कैसे लिखा अपन ने जेड बार, उसको कैसे लिख दिया 1, और कहना इसे कि जेड बार जो है 1/Z है, डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं। ठीक है, अब ये इसको अपन ने जो है कैसे लिख दिया कि ये है Z1 का बार Z2 का बार से लेकर Zn का बार, और ये लिखा हुआ है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 से लेकर Zn। कह रहा है इसे hence prove, because if I say this particular part is some alpha, then this is alpha bar, and alpha into alpha bar is mod alpha square, और mod हमेशा हमेशा रियल ही होता है। ठीक है भाई, तो एक बार अपन ने कर लिया कि हाँ ये जो है वो रियल है। ठीक है, दूसरी चीज z की वैल्यू 0 से लेकर n स्क्वायर के बीच में प्रूव करनी है। ठीक है, कि 0 से लेकर n स्क्वायर के बीच में ये आ रहा होगा, तो मैंने एक काम किया, क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने z को जो है वो अल्फा इंटू अल्फा बार किया है, और उसको लिखा है कि मोड अल्फा का स्क्वायर। ठीक है ना, ओके, यहाँ तक मैंने कर लिया। अब मैंने सोचा एक बार कि अल्फा क्या है, तो अल्फा तो ये वाली चीज है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो कुल मिला के ये ऐसा लिखा हुआ है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 से लेकर Zn के मोड का होल स्क्वायर। तो अब यहां से जैसे ही मेरा दिमाग लगा कि यहाँ पर इनइक्वलिटी दे रखी है, तो भाई तुरंत तुरंत जो है वो आपको क्लिक करना चाहिए कि हाँ मेरे को जो है वो ट्राइंगल इनइक्वलिटी यूज करनी है। लेस देन ग्रेटर देन ये कहीं पे भी दिखा ट्राइंगल इनइक्वलिटी, अगर आपने डाल दी ना वहां पर, तो आपका आधा क्वेश्चन आपको वैसे ही दिख जाएगा, हाँ मेरे से हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे भाई, मैंने Z1 प्लस Z2 से लेकर Zn के ऊपर जो है वो मोड लगाया, तो यहाँ पर ऐसे लिखा मैंने इसको कि ये तो इंडिविजुअल मोड से कम होता है, द जनरल वर्जन ऑफ ट्राइंगल इनइक्वलिटी। और आपको तो पता ही है कि सबके मोड जो है कितने होते हैं, 1 1 1 होते हैं। इन सबका सम कितना आ गया, n आ गया। तो इससे मैंने ये प्रूव कर दिया कि Z1 प्लस Z2 से लेकर जो Zn का जो मोड है वो लेस देन n है। अगर इसके ऊपर स्क्वायरिंग कर दी तो क्या बता पाएंगे कि ये जो चीज है वो हमेशा हमेशा n स्क्वायर से कम है। और हाँ 0 से बड़ा तो हो गई, कोई डाउट ही नहीं है मेरे को, क्योंकि वो रियल होल स्क्वायर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई। हो गया।
थोड़ा ट्रायंगल इनइक्वलिटी पे थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। बच्चा जो परेशान होता है इसमें, उसको पता नहीं पड़ता है कि ट्रायंगल इनइक्वलिटी लगानी होती, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तुम थोड़े समझदार हो, इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अपन ट्रायंगल इनइक्वलिटी का भरपूर यूज करें, ठीक है। ओके। और एक जहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड दे रखा हो वहां पर अपन सिस थीटा लेने में हिचकिचाए नहीं। 1 दे रखा है तो सिस थीटा सूरत और बाकी आर सिस थीटा सूर्य, ठीक है। ओके भाई, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये हो गया। नाउ लेट्स डिस्कस दिस। अब बात करते हैं अपन वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, विच इज बेसिकली यू कैन से क्या बोलते हैं इसको, रोटेशन। रोटेशन नाम सुना आपने फिजिक्स में, ठीक है ना। तो बस ये जो भी लिखा हुआ है ना, इन सबको अपन थोड़ा सा एक बार साइड में करें, और मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सुनना, है ना। रोटेशन मैं आपको समझाता हूँ, वो वैसा रोटेशन नहीं है जैसा आप समझ रहे हो, ठीक है। तो भाई सोचो, ये अपने रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस है। मैं रोटेशन का थोड़ा सा वो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस वगैरह समझा रहा हूँ ना। सो देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज z1 एंड दैट इज 1 प्लस आयोटा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, वो है z1। उन्होंने डिफाइन कर दिया कि अच्छा ये 1 प्लस आयोटा है। अब मैंने यूं बोला कि एक काम करो यार, एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करो, दैट इज आयोटा इंटू z2, ठीक है। अच्छा, इसका अभी एंगल पाई बाई 4 है ना, दिख रहा होगा। ओके, सो z2 इज आयोटा इंटू, सॉरी आयोटा इंटू z1 है ना, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो तो आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। तो ये कितना होगा, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, सॉरी प्लस आयोटा स्क्वायर, दैट विल बी आयोटा माइनस 1, राइट। ये अपना अलग कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया आयोटा माइनस 1। और आई वुड से माइनस 1 प्लस आयोटा, ताकि आपको और ज्यादा फील आ जाए कि हाँ ये माइनस 1 प्लस आयोटा है। अब यार बोला है कि ये भी प्लॉट करो, माइनस 1 प्लस आयोटा भी आप प्लॉट करो। तो आई थिंक मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ दिखा पाऊंगा इस जगह पर, जिसमें ये माइनस 1 प्लस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। ओके, और इसको यहां से ऐसे प्लॉट कर दिया। और इसका अगर एंगल निकालने को बोला आपने को, तो इसका जो यहां से जो एंगल है ना, एक बार सीधे ही बता रहा हूं मैं, तो ये 3π/4 आ रहा है। मैं आर्ग्यूमेंट वगैरह नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ एंगल देख रहा हूँ, है ना, ठीक है। वैसे ठीक है वो। अब ऑब्जर्वेशन से पता पड़ा, अच्छा इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच के एंगल की बात की जाए तो वो है 90 डिग्री। दिख गया क्या, π/4 एंड 3π/4, ठीक है, ये है 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये तो 90 से आगे कैसे किया। अब इसको मैंने ऐसे रिलेट किया कि यार किया क्या था, आयोटा से मल्टीप्लाई किया था, और जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आया है वो नया कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उससे 90 डिग्री आगे आ गया है। अब यार आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर 90 डिग्री से रोटेशन हो रहा है, इससे मैंने ऐसे सोचा कि आयोटा का खुद का आर्ग्यूमेंट कितना होता है, समझो बात को तुम। आयोटा का खुद का आर्ग्यूमेंट कितना होता है, लेट्स से इफ आई आस्क व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा, यू विल से 90। तो एक्चुअली जिस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया उसका जितना आर्ग्यूमेंट था उसने उसको उतने से ही आगे बढ़ा दिया, है ना। तो आयोटा से मल्टीप्लाई करना इस बेसिकली 90 डिग्री से आगे बढ़ाने वाली बात है। ये थोड़ा सा मेरे को रोटेशन समझ में आया। ओके, फिर किया मैंने इसको जनरलाइज। जनरलाइज कैसे किया कि अब मानो आप कि भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है विच इज समथिंग लाइक कि भाई z1 इक्वल टू r1 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा 1। ये अपना एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 जो है r2 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा 2। अब मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ, है ना। और मेरे को बोला है कि आप जो है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो एक आएगा r1 इंटू आयोटा थीटा 1 और दूसरा आएगा r2 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा 2। मल्टीप्लाई किया तो r1 r2 और ये हो जाएगा ई की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है z1 इंटू z2, जिसको मैंने एक अलग नाम दे दिया है z, वो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ ऐसा आ जाएगा यहाँ पर, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा कि भाई ये है r1 r2 ई की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। एंगल दिखाऊंगा, इसका एंगल थीटा 1, इसका एंगल थीटा 2,
और इस पूरे का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, θ1 प्लस θ2। तो अगर मैं ऐसे सोचूं कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था Z1, उसको मैंने Z2 से मल्टीप्लाई किया, तो Z1 कहाँ पे आ गया, θ1 प्लस θ2 पे आ गया। इनिशियली वो θ1 पे था, तो वो θ2 से शिफ्ट हुआ। θ2 कहाँ से आया, θ2 यहाँ से आया। तो एक्चुअली ये वही बात आ रही है कि मैंने आपको बताया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आर्ग्यूमेंट ऐड हो जाता है। मोर और लेस दैट इज द सेम थिंग, राइट, वही चीज है। पर इसको अपन ने नाम दे दिया है कि मल्टीप्लाई करने पर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वाला Z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो रोटेट हो गया है इतने एंगल से। और रोटेशन कैसे हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दिखा क्या, है ना। तो अब ये जो आयोटा वाली बात है ना, इसकी कसर भी मैं दूर कर देता हूँ। एक्चुअली आप ऐसे मत सोचना कि आपको 90 से घुमाना था ना इसको, आपने आयोटा से मल्टीप्लाई नहीं किया है, आपने मल्टीप्लाई किया पता है किससे, ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 से। क्योंकि इसको अगर आप लिखोगे तो ये आगे जाकर वापस cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 ही बनेगा, विच इज मोर और लेस द आयोटा। तो मैंने आयोटा को ऐसे दिखा दिया कि ये आ रहा है। अब इससे मैं बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ, भाई 90 से रोटेट करना है, तुमको आयोटा याद था। अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे को 60 डिग्री से ही रोटेट करना है, तो 60 डिग्री से रोटेट करने का मतलब समझ रहे हो तुम। अब मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ई की पावर आयोटा पाई बाई 3 से। 30 से करना है ई की पावर आयोटा पाई बाई 6 से। थीटा से करना है ई की पावर आयोटा थीटा से, मल्टीप्लाई कर दो तुम तो। ठीक है भाई, ओके। तो अब आप यहाँ पर इस डायग्राम के ऊपर हेडिंग डालें। इस डायग्राम के ऊपर मैं थोड़ा सा हेडिंग वेडिंग डाली नहीं, समझाने में रह गया। हेडिंग डालो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रोटेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा डाल दो। हाँ, हेडिंग डालो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ Z1 Z2 भी ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है भाई, ओके। हाँ, एक बार ये पूरा लिख लो, पूरा अच्छे से लिख लो, मेरे को बता दो, फिर मैं आपको लाइन लिखा देता हूँ, है ना, जो उसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को सही से एक्सप्लेन कर रही होगी। ठीक है, ओके। ओके, यहाँ पे लिखो एक बार, ये डायग्राम बनाया ना, ये डायग्राम बना दिया था, ये भी पूरा बना दो, फिर मैं लिखवा देता हूँ कहाँ पे क्या क्या लिखवाना है। अच्छा, डायग्राम बना दिया तो वो बात लिख लो पहले, और नहीं बनाया तो भी लिख ही लो, डायग्राम बाद में बनाते रहना। लिखो, मल्टीप्लाइंग बाय आयोटा रोटेट्स, एक लाइन लिख दो, आपको वो लैंग्वेज थोड़ी सी याद रहेगी, कभी गलती नहीं होगी ना। मल्टीप्लाइंग बाय आयोटा रोटेट्स द कॉम्प्लेक्स नंबर, multiplying by iota rotates the complex number by an angle of 90 degree. Multiplying by iota rotates the complex number by an angle of 90 degree in anti-clockwise direction. Multiplying by iota rotates the complex number by an angle of 90 degree in anti-clockwise direction without affecting its mode. Without affecting its mode. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो लास्ट में लिखी है ना, विदाउट अफेक्टिंग इट्स मोड। अब ये बात भी सुनो भाई, तो आपने मल्टीप्लीकेशन का ये सिग्निफिकेंस तो समझा कि भाई आर्ग्यूमेंट जो है ऐड हो जाता है। एक और चीज हो रही पता है जो अपन इग्नोर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आके बात करता हूँ। अपना इनिशियली कॉम्प्लेक्स नंबर था R1, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया, तो ये चीज तो अच्छे से डिस्कस कर ली कि θ1 की जगह θ1 प्लस θ2 हो गया। ये फर्क भी देखना पड़ेगा ना, R1 की जगह R1 इंटू R2 हो रहा है ना। तो एक्चुअली
जिस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, उसका खुद का मोड भी मल्टीप्लाई होता जा रहा है वहां पर। और जो बात अभी अपन ने यहाँ पर लिखी है कि विदाउट अफेक्टिंग इट्स मोड, ऐसा क्यों लिखा पता है? ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि आयोटा का खुद का मोड कितना होता है? 1 होता है। तो 1 इंटू दैट नंबर वो वही आ जाएगा जो पहले था। तो इसका मोड भी √2 था, इसका मोड भी √2 था, तो चल रहा है काम। समझ गए बात को? ठीक है। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब इस पे मैं और फोकस करूंगा, इस मोड का क्या सीन होता है। ठीक है भाई? ओके, शुरू करें क्वेश्चन, है ना? ठीक है भाई, रोटेशन पे आते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा जाए। हाँ भाई, क्वेश्चन लिख लिया। तो Z1 Z2 Z3 आर वर्टाइसेस ऑफ आइसोसलेस ट्राइंगल, राइट एंगल Z2 पर है। ये मैंने डायग्राम बनाया, और यहाँ पर जो है राइट एंगल कहाँ पे दिखा दिया? Z2 पे दिखा दिया। ठीक है, ओके। यहाँ पर Z1 ले लिया और यहाँ पर Z3 ले लिया। और अब मैं थोड़ा सा इसे, मतलब जैसे वेक्टर में नहीं करते अपन, डायरेक्शन डिफाइन करते हैं, वैसे मैंने एक वेक्टर ऐसा सोच लिया और एक वेक्टर ऐसा सोच लिया। तो वेक्टर में लिखते हैं ना फाइनल माइनस इनिशियल, वैसा कुछ टाइप से। तो क्योंकि आइसोसलेस भी है, तो ये वाली साइड लेंथ और ये वाली साइड लेंथ दोनों बराबर है। ठीक है। अब देखो, तुमको ये फील आ रहा है क्या कि अगर इस वाली साइड को Z3 माइनस Z2 को 90 डिग्री से रोटेट कर दिया जाए तो Z1 माइनस Z2 बन जाएगा? हाँ या ना? 90 डिग्री से रोटेट कर दो तुम तो बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो Z3 माइनस Z2 को 90 से रोटेशन करना है। क्या करूं भाई 90 से रोटेशन करने के लिए, ताकि Z1 माइनस Z2 आ जाए? आयोटा से मल्टीप्लाई तो नहीं करूंगा मैं e की पावर आयोटा π/2 लिखूंगा, क्योंकि आगे जाके तुम समझो आयोटा भी तुमको याद हो जाएगा। थोड़ा जनरलाइज याद करो, है ना? 60 डिग्री से भी करना पड़ेगा यार, 45 से भी करना पड़ेगा, उस टाइम फिर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना? आयोटा भी ठीक है, क्योंकि आगे जाके मैं तो इसको आयोटा ही लिखने वाला हूँ। ठीक है ना? कि भाई हाँ, cos 90 विच इज 0, sin 91, तो ये आयोटा ही है ना? और ये Z1 माइनस Z2 आ रहा है। हाँ भाई, इसके बाद ये रिजल्ट लेके आ जाओगे क्या? है ना? कर दो स्क्वायरिंग, सोचो मत। कर दो स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग करने पे आ जाएगा Z3 स्क्वायर Z2 स्क्वायर -2 टाइम्स Z2 Z3 और आयोटा स्क्वायर -1। ध्यान रखें, Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर -2 टाइम्स Z1 Z2। थोड़ा इधर उधर करो भाई, और हैंस फ्रूट बोल दो बस। फिर रोटेशन वाला एक बार और, क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? रोटेशन वाला एक बार और, 10 मिनट से मैं वही पढ़ा रहा हूँ, हैं? 10 मिनट से बता रहा हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होता है मोड वगैरह चेंज नहीं होता है। तुम बोल रहे हो रोटेशन वाला एक बार और सर, मतलब एक बार और हो जाए सर, हैं? इस क्वेश्चन में ऐसा है कि इस वाली साइड को आपको ये थोड़ा लगना चाहिए कि इस वाली साइड को अगर मैं 90 डिग्री से ऐसे घुमा के रख दूं तो ये वाली साइड बन जाएगी ना। वेयर साइड्स के नाम है ABC, कुछ ऐसा। AB को 90 डिग्री से घुमा दो, वो बन जाएगा, है ना? अच्छा, जिंदगी इतनी आसान क्यों है इस क्वेश्चन में, है ना? क्योंकि जो आपका Z2 माइनस Z3 का मोड है ना, ये इस लाइन का जो डिस्टेंस है और इस लाइन का जो लेंथ है वो बराबर है। तुम समझ रहे हो? ये भी ध्यान रखना, इतना आसान नहीं है ये, है ना? रोटेशन, ये इसकी जो लेंथ है ना और इसकी जो लेंथ है वो बराबर है। तुरंत बोलिए इसको रोटेट करने से ये आ जाएगा। लेंथ बराबर नहीं हुई ना, चक्कर पड़ जाएगा। वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है ना? वो भी आएगा। ओके, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, आप एक बार इस रिजल्ट को देखें और इसको अच्छे से तारे सितारे बनाएं, हाईलाइट करें और लिखें, इट इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यू नीड टू रिमेंबर दिस। If Z1 Z2 Z3 are vertices of equilateral triangle,
तो आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए, ठीक है। आगे वाला याद करो नहीं करो चलेगा, है ना। अच्छा, डायरेक्शन कैसे भी ले सकते हैं, इन डायरेक्शन से घबराना मत। जब मैं जैसे तीर के निशान बनाता हूँ ना, कैसे भी ले लो। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो होना चाहिए, है ना। हाँ, शुरू करें। देखो ये वाला जो एंगल है वो है पाई/3, मतलब इक्विलेटर है ना, सारी साइड लेंथ बराबर है और सारा एंगल भी पाई/3 है ना, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किया, इसको भी थोड़ा आगे एक्सटेंड किया। एक बार चलो मैं एक बार रोटेशन लिख के बता देता हूँ आपको। आप सब लोगों को यहाँ पे रोटेशन नजर आ रहा है जहाँ पे मैंने व्हाइट से बनाया है, ठीक है। ओके, सौरभ बात करेंगे उसके बारे में बाद में ना। तो कैन आई से कि Z3 माइनस Z2 को 60 डिग्री से रोटेट कर दो, तो क्या बन जाना चाहिए, Z1 माइनस Z2। पहले ये सोचो भाई, ठीक है ना। इसको एंटी क्लॉकवाइज में जो बाद में आ रहा है ना, वो रोटेशन के बाद में बनता है। शाबाश, ठीक है। अब ये वाला एंगल भी पाई/3 है, तो ये वाला एंगल भी पाई/3 होगा, है ना। मैं थोड़ा सा रोटेशन अच्छा दिखे तो उस चक्कर में क्या ऐसे आगे एक्सटेंड कर दिया, इसको आगे ऐसे एक्सटेंड कर दिया। सो नाउ कैन आई से कि इस वाली साइड को आप 60 से घुमा दो वापस, तो भी वो की वही बात है। इसको कैसे लिखा, Z1 माइनस Z2 इंटू ई की पावर आयोटा पाई/3 विल बी इक्वल टू Z1 माइनस Z3। सोचो आराम से एक बार। अरे कुछ गलत लिखा है क्या, सेकंड वाला रिलेशन कुछ गलत लिखा है क्या मैंने, सही है ना। इसको रोटेट कर दिया और वो बाद में वो बन गया बस, ठीक है ना। हाँ भाई, टू गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट बताओ क्या करना चाहिए। माइनस करना चाहिए डिवाइड करना है, माइनस है क्या, डिवाइड करना चाहिए, ठीक है, डिवाइड कर दो। तो Z3 माइनस Z2 डिवाइड बाय Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 और यहाँ पे आ जाएगा Z1 माइनस Z3, ठीक है। चलो बनाओ, मल्टीप्लाई करो फटाफट। लेंथ इक्वल होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि यहां पर भी इक्विलेटरल है। तो इस साइड को रोटेट किया वो बन रहा है, यानी कि दोनों बराबर है, बिल्कुल ओवरलैप हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेंथ बराबर नहीं होगी ना, तब देखते हैं क्या होता है। प्रूव हो गया क्या रिजल्ट। थोड़ा सा लिखना पड़ेगा भैया ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, है ना। मतलब ऐसे याद रखता हूँ मैं तो, है ना, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, सिग्मा Z1 का स्क्वायर इज सिग्मा ऑफ Z1 Z2। ओके भाई, ठीक है।
और ये रिजल्ट याद रखना है, जहां पर ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा वहां पे आपसे पूछा, मतलब अप्लाई करवाऊंगा मैं कि ये रिजल्ट याद रखो, है ना। दो वर्टेक्स पता होंगे, तीसरा निकालना होगा, तो उस टाइम ये नहीं सर वो डिस्टेंस बराबर कर दें, ये कर दें, वो कर दें, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर वाला फंडा यूज करके सीधा निकाल दूंगा। ठीक है भाई। अच्छा, इसमें सेकंड पार्ट पढ़ो। इफ जेड नॉट इज सर्कम सेंटर देन प्रूव दैट दिस पार्ट इज। अगर जेड नॉट जो है सर्कम सेंटर हुआ तो आपको ये बताना है कि 3z0 का स्क्वायर इज z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर। तो भाई ये प्रूव करना है कि 3z0 का स्क्वायर इज z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर। z0 इज सर्कम सेंटर। अच्छा, क्योंकि ट्राइंगल मतलब इक्विलेटरल है, तो कहना इसे जो सरकम सेंटर है वो z1 प्लस z2 प्लस z3 आ जाएगा, बाई 3 आ जाएगा, है ना। क्योंकि सारी बातें सेम ही होती है, सेंट्रोइड इज योर सरकम सेंटर। ठीक है बस। तो अब करना क्या है अपने को कि भाई इसको इधर, ये क्या बातें कर रहे हो तुम। कंप्यूटर झेल नहीं पाया कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा चलो, अच्छा है भाई, आजकल जो है वो लेग कम होता है, हैं? तुमको तो पता ही है? तुमको तो पता हो गई। तो भाई ये लिखा, और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग कर रखी है तो मैंने स्क्वायरिंग करने का सोचा, और तो क्या है ना। तो ये आएगा z1 का स्क्वायर, z2 का स्क्वायर, z3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स z1 z2। हाँ, उसके बाद तो मैंने कभी रिफ्रेश भी नहीं किया, पता है। उसके बाद तो कभी रिफ्रेश भी नहीं किया भाई। ये रिजल्ट सिग्मा z1 z2 is, can I say, sigma of z1 square which is z1 का स्क्वायर, z2 का स्क्वायर एंड z3 का स्क्वायर। तो 2 टाइम्स यहाँ पर और एक यहाँ पर, है ना, ये आ जाएगा 3 बार z1 का स्क्वायर, z2 का स्क्वायर, z3 का स्क्वायर, और दैट इज 9 z0 का स्क्वायर, 3 हटा दो, तो 3 z0 का स्क्वायर इज z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर। बेसिकली आपको इक्विलेटरल वाला रिजल्ट जो है वो याद रखना है। ठीक है भाई, ओके। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, ये रिजल्ट है ना, ध्यान रखना है। खैर मैं अभी ये वाला रिजल्ट भी यूज कर रहा हूँ, देखना अभी, है ना, एक अगले क्वेश्चन में। ठीक है, पढ़ो इस क्वेश्चन को, देखें जल्दी से। हाँ, तो ऐसा है, एक रेगुलर हेक्सागन दे रखा है ना, एक रेगुलर हेक्सागन दे रखा है। तो रेगुलर हेक्सागन अगर आप ऐसे बनाओगे तो कुछ इस प्रकार से अपन बता देंगे ना। ठीक है, ओके। और इसमें अपन इसके वर्टेक्स मेंशन कर देते हैं कि z1 z2 z3 z4 z5 एंड z6। अच्छा, मेरे को एक बार एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। इफ 3 ऑफ इट्स वर्टाइसेस आर जॉइंड, है ना, या सिर्फ 6 पॉइंट ही अपने पास, इसमें से सिर्फ 3 वर्टाइसेस ज्वाइन करने हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल विल बी फॉर्म्ड? What is the probability that after joining the three vertex of regular hexagon, equilateral triangle will be formed? Yes, total is 63 and requirement is 2, मतलब favorable।
दो ही ट्राइंगल ऐसे होते हैं जो इक्विलेटरल बनते हैं। एक ट्राइंगल ये वाला, मतलब दिख क्या होगा वो, Z1 Z3 Z5, और एक ट्राइंगल ये वाला Z2 Z6 Z4। ये दोनों इक्विलेटर बनेंगे, क्योंकि वापस उसके बाद तो ये भी हेक्सागन रेगुलर है ना, तो वो भी ध्यान रखना अपने को सब कुछ। हाँ भाई। अच्छा, एक बात बताओ, जेड नोट इसका सरकम सेंटर है, मतलब इसके बाहर जो सर्कल चल रहा है उसका सेंटर है, तो क्या जो ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं अंदर, उनका सरकम सेंटर भी जेड नोट ही होगा? बहुत आसान बात है, क्योंकि वो जो सर्कल उन 6 से पास हो रहा है उनमें से वो तीन तीन से भी पास हो गई है ना, वो का वही सब कुछ पॉइंट सिमेट्रिक है। तो रिजल्ट लिखा मैंने, क्योंकि भाई Z1 Z3 एंड Z5 भी जो ट्राइंगल बन रहा है, मेरे को पता है कि वो ट्राइंगल इक्विलेटरल है, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा, इक्विलेटर वाला रिजल्ट अप्लाई करते हैं, तो वो होता है 3Z0 का स्क्वायर इज Z1 स्क्वायर Z3 स्क्वायर एंड Z5 स्क्वायर। कहाँ से लिखा? यहाँ से लिखा, ठीक है। सरकम सेंटर में होल स्क्वायर इस वर्टाइसिस का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको वापस मैंने इधर भी कॉपी किया, किसके ऊपर, इवन वाले पर, तो वो आ जाएगा Z2 का स्क्वायर Z4 का स्क्वायर एंड Z6 का स्क्वायर। हेंस प्रूफ 6Z0 का स्क्वायर इज Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर। अच्छा, मतलब हो गया अब, ठीक है भाई, आगे बढ़े। ठीक है भाई, क्वेश्चन पढ़ा जाए, प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन है ना। हाँ, क्योंकि ये अगली बारी बताऊंगा जिसमें मोड की दिक्कत है। ठीक है, पढ़ो इस क्वेश्चन को, पढ़ो, एक डायग्राम बनाओ, ठीक है, खुद अप्रोच करो इस क्वेश्चन को। हाँ भाई, शुरू करें। सो Z1 Z2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना, वेयर द कोफिशिएंट्स P एंड Q में बी कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई अपन ने सबसे पहले जो जो अपने को समझ आ रहा है वो अपन लिखते चल रहे हैं, कि जेड स्क्वायर प्लस पी जेड प्लस क्यू इक्वल टू 0, ठीक है ना। नहीं 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 नहीं, कॉन्जुगेट रूट नहीं है भाई। कॉन्जुगेट रूट में एक एक दिक्कत है, कोफिशिएंट रियल होने चाहिए, पता है तुमको, क्वाड्रेटिक याद करो, कोफिशिएंट रियल होने चाहिए तभी ये बात एप्लीकेबल होती है, या नहीं 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 नहीं, या नहीं चलेगा। अच्छा लॉर्ड, पूछा तुमने, शाबाश। इसी बहाने लोगों को याद तो आ गया। हाँ, वो उधर है ना, पी और क्यू रियल होने चाहिए, इसमें बोला ना, मैं भी कॉम्प्लेक्स, बस। तो ए एंड बी आर रिप्रेजेंट, ए एंड बी रिप्रेजेंट्स Z1 Z2 इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, शाबाश। ऐसे डिस्कशन जो है वो बच्चों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, वो कितना उसमें इनपुट दे रहे हैं अपना, शाबाश यार, बढ़िया। अब कोई नहीं पूछता, ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, कभी नहीं आता, मेरे को भी याद नहीं रहता कि भाई मैं ऐसा कुछ बताऊं, है ना। तो Z1 Z2 जो है वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो अपने इस प्लेन में है ना, ए, तो ये ए वाला पॉइंट हो गया और यहाँ पर कहीं बी वाला पॉइंट हो गया। अच्छा, एंगल ए ओ बी इज अल्फा विच इज नॉट जीरो, ये अल्फा है। ओ ए इक्वल टू ओ बी, बहुत ही बढ़िया बात, इसके लेंथ के बराबर। प्रूव दैट, ये आ रहा है, कर पाओगे क्या? हम्म
भाई ये आ जाएगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहे हैं तुमको, एक ऐसे लिख देता हूँ, एक ऐसे लिख देता हूँ, है ना। तो z1 माइनस जीरो को अगर मैं e की पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई शुड बी गेटिंग z2 माइनस जीरो। ठीक है भाई, बस यहाँ से अब स्क्वायरिंग करके रिजल्ट लेके आना, पर एक थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, ये e की पर आयोटा अल्फा में देखो, इन रिजल्ट में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जो भी लिखते हैं ना अपन तुरंत इससे आयोटा हटाना होता है बस। तुमको ये दिख रहा है ना, ये लेके आना है तो इसमें आयोटा तो नहीं आ रहा है, आयोटा तो हटाना है, तो आयोटा का अकेला करना होता है और फिर स्क्वायरिंग करनी होती है। मैंने क्या सोचा, e की पर आयोटा अल्फा जो लिखा है उसको मैंने एक तो है ना ऐसे लिख दिया, कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, और इधर लिखा z2 बाई z1, और आयोटा साइन अल्फा इज z2 बाई z1 माइनस कोस अल्फा। समझ में आ गई बात, है ना। ये इस z1 को इधर डिवाइड कर दिया था और इसकी जगह मैंने कोस प्लस आयोटा साइन लिख दिया, और अब तो अपना खत्म क्वेश्चन, स्क्वायरिंग करो, आंसर निकालो। तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू z2 बाई z1 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अल्फा और माइनस 2 z2 बाई z1 एंड कोस अल्फा। तुम ले आओगे रिजल्ट, क्या क्या लगता है तुमको? ट्राई कर लो, नहीं आए तो मैं हूं यहाँ पर। इसको थोड़ा सा मैं आगे लिख देता हूँ एक बार, है ना। तो ये आ रहा है अब तक z2 बाई z1 का होल स्क्वायर माइनस 2 z2 बाई z1 इंटू कोस अल्फा। देखो सुनना, इसको इधर भेज दिया और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बंद कर दिया, दिख रहा है सबको? पक्का ना? ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बंद दिख रहा है इधर, बस ये इधर बंद कर दिया, इक्वल टू जीरो। बस अब आंसर पी ओ क्यू में लेके आना है, तो भाई आपको पता है ना इसके रूट पी z1 z2 है, बस। तो यहाँ से दो बातें लिख दूं कि z1 प्लस z2 इज माइनस पी एंड z1 इंटू z2 इज क्यू। यहाँ पे लिख देता हूँ कि z1 प्लस z2 इज माइनस पी एंड z1 इंटू z2 इज क्यू। तो सिंप्लीफाई करते हैं भैया ना, स्टार्ट करते हैं चलो। तो ये आएगा z2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स z1 z2 कोस अल्फा प्लस z1 का स्क्वायर। यहाँ पर z1 प्लस z2 के होल स्क्वायर को लिखा, z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर माइनस 2 z1 z2, ठीक है, और माइनस 2 टाइम्स z1 z2 कोस अल्फा, ठीक है। इसको माइनस p कर दिया तो p स्क्वायर, यहाँ पर आ गया माइनस 2 टाइम्स z1 z2 कॉमन 1 प्लस कोस अल्फा, और इसको पुट कर दिया अपन ने q, तो ये आ गया p स्क्वायर माइनस 2q, और इसकी जगह अपन क्या लिखते हैं 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2। कुछ आ रहा है क्या ऐसा? हाँ आ रहा है, ठीक है भाई, ओके ना, इक्वल टू जीरो, इसको इधर भेज देना, यू विल गेट पी स्क्वायर इज 4q कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। यहीं से अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। आज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की डीपीपी दे रहा हूं मैं, और आज स्ट्रेट लाइन की क्लास नहीं पे ना, आज नहीं, ठीक है। और भी होमवर्क है मैं दे दूंगा आपको, ठीक है ना। ओके भाई, है ना, बाय बाय।